कर रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 7 का। आज हम लोग डे नंबर 5 पे हैं। इसमें हम लोग जो लास्ट स्टार्ट किए थे वो था ओनरशिप बेसिस। ओनरशिप बेसिस के अंदर दो फंड पढ़ना था, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ये इतना हम लोग को पढ़ना था, जिसमें ओनर्स फंड के अंदर हम लोग तीनों ही कंप्लीट कर लिए। इक्विटी शेयर भी पढ़ लिए, प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ लिए, रिटेन अर्निंग भी पढ़ लिए। बोरोड फंड के अंदर इतना सब पढ़ना है: ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और लीज फाइनेंसिंग। सबसे पहले इक्विटी शेयर पढ़े थे, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर रिटेन अर्निंग। अब ट्रेड क्रेडिट भी उस दिन पढ़े थे। ट्रेड का मतलब होता है धंधा करते टाइम, और जो उधार लिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। बताओ ट्रेड क्रेडिट कौन किसको देता है? मैन्युफैक्चरर सप्लायर को या सप्लायर मैन्युफैक्चरर को? सप्लायर मैन्युफैक्चरर को। दादा गेट बंद कर। हाँ, तो जो ट्रेड क्रेडिट है वो जो सप्लायर हो मैन्युफैक्चरर को उधारी में या तो गुड्स देता है या तो पैसा देता है। गेट बंद कर दो ना साहिल, गेट बंद। साहिल आ गया, पता ही नहीं चला। कल का जो एकदम फैक्ट वाला स्टोरी डाला था साहिल, हैं? मैं तो एकदम बिलीव भी किया कि हाँ ये सही बात है। ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब तो हम लोग ट्रेड क्रेडिट कंप्लीट कर लिए थे। अब अगला हेडिंग है पब्लिक डिपॉजिट। हेडिंग लिखो पब्लिक डिपॉजिट। मीनाक्षी हो गया पढ़ाई। हेडिंग लिखो पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स, ये अब हम लोग सेकेंड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ट्रेड क्रेडिट ख़त्म हो गया। अब देखो ये पब्लिक डिपॉजिट होता क्या, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एक कंपनी है। हाँ मीनाक्षी, फ़ोन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ओवर हो रहा है। हाँ देखो ये है कंपनी को पैसा मंगाना है तो कंपनी क्या करता है? कंपनी बहुत ही सिंपल प्रोसेस फॉलो करता है। एडवर्टीज़मेंट देता है न्यूज़पेपर के अंदर। जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक होते हैं, मान लो किसी को कंपनी में पैसा लगाना है तो जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक होंगे वो फॉर्म, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा प्लस जितना रुपये उनको जमा करना है, ये दोनों ले जाके कंपनी में जमा कर देते हैं। बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। ये इक्विटी शेयर जैसा नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर जैसा नहीं है। ना इसमें डिविडेंड मिलता है, ना इसमें परसेंटेज मिलता है, ना इसमें कंट्रोल मिलता है, ना वोटिंग राइट मिलता है। इसमें बस क्या होता है, मार्केट से ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर मान लो मार्केट में 10% ब्याज मिल रहा होगा तो इनको कंपनी देगा 15%, 18% ब्याज। तो इसीलिए मार्केट से दुगना, या मान लो 50 टाइम्स, क्या बोलेंगे, 50 टाइम्स ही बोलेंगे ना, 50%। हाँ, मार्केट से 50% ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे अगर मार्केट में 10% नॉर्मली कमर्शियल बैंक ब्याज दे रहा है तो कंपनी बोलता है अगर हमें पैसा दोगे हम 15% ब्याज देंगे। तो इसीलिए पब्लिक क्या होता है, इनके पास पैसा जमा कर देता है। तो इसका प्रोसेस, बैठो, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। बताओ क्या प्रोसेस है? कंपनी क्या करेगा? एडवर्टीजमेंट देगा। किस में देगा एडवर्टीजमेंट? न्यूज़पेपर। जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक है वो दो चीज़ फिल करेंगे। क्या चीज़? फॉर्म और अमाउंट। ये दोनों जाके कहाँ जमा कर देंगे? कंपनी में। ये स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है, इसमें ना इक्विटी शेयर इशू किया जाता है ना प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है। ये बस पैसा मिल रहा है, बदले में कंपनी उनको ब्याज दे देगा, और ये ब्याज मार्केट से ज़्यादा रहता है। मार्केट में अगर नॉर्मली 10% मिल रहा है तो इनको कंपनी 15% देता है। ये पॉइंट है। अब इसकी कुछ फीचर्स मन को ध्यान से समझना है, जिससे और थोड़ा समझ आएगा कि क्या होता है ये। देखो सबसे पहला फीचर है अनसिक्योर्ड। किसी को सिक्योर्ड का मतलब पता है? क्या था सिक्योर्ड? याद कर, हम लोग ओनर्स फंड, बोरोड फंड के अंदर सिक्योरिटी पढ़े थे। सिक्योरिटी मतलब, हाँ, गिरवी रखना। गिरवी रखने को बोलते हैं सिक्योर्ड। तो बताओ अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होगा? गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो ये वाला जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, इसमें जितना कंपनी पैसा मंगा रहा है उसके लिए कोई भी एसेट कंपनी गिरवी नहीं रखता। कंपनी बोलता है बस तुम पैसा दे दो, तुम्हें बदले में हम 15% का ब्याज देंगे। कोई एसेट वगैरह गिरवी रखने नहीं देंगे। तो कोई मेरे को रीज़न बता सकता है? कंपनी उनसे पैसा ले रहा है लेकिन उनको बदले में एसेट नहीं दे रहा है। जबकि हम लोग बोरोड फंड का जहाँ डिफरेंस पढ़े थे ना, वहाँ सिक्योरिटी में लिखे थे बोरोड फंड को गिरवी देना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग गिरवी क्यों नहीं रख रहे हैं?
सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। ये जो कंपनी है वो पब्लिक से पैसा ले रहा है, बदले में उनको बस ब्याज दे रहा है, कोई असेट वगैरह उनके पास गिरवी नहीं रखा है। तो ऐसा क्यों कि कंपनी उनको गिरवी वगैरह क्यों नहीं रख रहा असेट? बोलो बोलो, हल्का फुल्का कुछ आइडिया? नो आइडिया, बहुत बेसिक सा है। नॉर्मल मार्केट में, हाँ कुछ आइडिया नहीं। मार्केट में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 10। कंपनी इनको ऑलरेडी मार्केट से ज़्यादा दे रहा है। कितना ज़्यादा दे रहा है? 5% ज़्यादा। तो कंपनी बोल रहा है हम 5% ऑलरेडी ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं, अब असेट वगैरह क्यों दे? तो इसीलिए कंपनी कोई भी असेट वगैरह नहीं देता। तो पहला पॉइंट याद रखना है, ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब बदले में इनको कोई असेट वगैरह नहीं मिलता, बस पैसा दो, अपना जो भी हर साल पेमेंट बन रहा है वो ले लो, कोई भी उसके बदले कोई असेट वगैरह गिरवी नहीं रखा जाएगा। इसमें जो पैसा है ना वो बहुत कम आता है। अगर मान लो पब्लिक से पैसा बहुत कम आया है तो कंपनी उसको उस पैसे को कहाँ लगा पाएगा? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पैसा दो जगह यूज होता था, या तो करंट असेट में या तो एक्सपेंसेस में। तो इसीलिए पैसा बहुत कम आता है, तो उन लोग बस वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो ये फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। तीसरा है टाइम पीरियड, मतलब अगर पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लिए हैं तो या तो 6 महीने के अंदर वापस कर दो, या तो मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर वापस कर दो। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो कानूनन अपराध मान लिया जाएगा। मिनिमम कितने महीने में वापस करना है? 6 महीने में। मैक्स टू मैक्स कितने साल में वापस करना है? 3 साल में। अगर बताओ किसी का पैसा लिया है 6 महीने में वापस करना है, तो वो कौन सा टर्म बनेगा? शॉर्ट टर्म। और किसी से पैसा लिया है 3 साल के अंदर वापस करना है, तो वो कौन सा बनेगा? मीडियम टर्म। तो याद रखना है, जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो शॉर्ट और मीडियम दोनों होता है। डिपेंड करता है कि कंपनी वादा कब किया है, कितने में वापस करेगा। मैक्स टू मैक्स 3 साल ही है, 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो इलीगल मान लिया जाएगा। उसके बाद है सिंपल प्रोसेस। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। जिस भी कंपनी को पैसा उठाना है, एडवर्टीजमेंट देगा न्यूज़पेपर में, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म और पैसा को ले जाके कंपनी में जमा कर देंगे। बस इतना सा पॉइंट है। इसमें कोई सेबी वगैरह का अप्रूवल नहीं लगेगा, कोई आरओसी को बताने का जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का जरूरत नहीं है, बैंकर को अपना एजेंट बनाने का जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस बनाने का जरूरत नहीं है, कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ये सब से हम लोग बच जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ये इकोनॉमिकल भी है, बहुत सस्ता है, इतना सारा झमेला नहीं है जैसे शेयर मार्केट में इशू करते हैं वैसा। और इसमें पैसा बहुत कम आता है। पैसा कम क्यों आता है? क्योंकि लोग को लगता है कंपनी तो हमें बदले में कोई असेट दे ही नहीं रहा है। जब असेट दे ही नहीं रहा है तो हम उसको पैसा भी ज़्यादा नहीं देंगे, तो पैसा भी बहुत इसमें कम रहता है। बताओ अनसिक्योर्ड का क्या मतलब? गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, ये पैसे को उन लोग वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं। क्यों वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं? क्योंकि पैसा बहुत कम आ रहा है। पब्लिक बोल रही है हमें असेट दे ही नहीं रहे, तो फिर हम इनको ज़्यादा पैसा क्यों दे? टाइम पीरियड बताओ, मिनिमम कितने महीने में वापस करना है? 6 महीने। और मैक्सिमम कितने साल में वापस करना है? 3 साल में। उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर जो अभी मैं बताया, ये बहुत इकोनॉमिकल है, सस्ते में निपट जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं रहता और बहुत कम पैसा इसमें आता है। ठीक है, तो पहले इसमें डायग्राम बना लो। अच्छा, क्या इसमें सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड नहीं, इसमें आरबीआई का बस अप्रूवल लेना पड़ता है, वो भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो पब्लिक डिपॉजिट बना के ऐसा डायग्राम लिखो, उसमें डायग्राम बनाओ। कंपनी है, कंपनी को आरबीआई का अप्रूवल लेना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि इन लोग अननोन व्यक्ति का पैसा ले रहे हैं, तो आरबीआई का अप्रूवल लेना मस्ट है। फिर उसके बाद ये लोग एडवर्टीजमेंट देंगे। किस में देंगे? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे। हाँ हाँ हाँ, कहाँ थे तुम लोग? हैं, देख लो एक बार कौन लिखा है। आशु भी नहीं था एब्सेंट, मोहित लिखा होगा, देख लो एक बार। नहीं, साहिल टेस्ट में एब्सेंट होता है ना, वो नोट्स उस टाइम में थोड़ा ना एब्सेंट होता है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म प्लस जो भी पैसा है उनके पास अमाउंट, ये दोनों को ले जाके जमा कर देंगे। पेन कंपनी जो है वो आरबीआई का अप्रूवल लेगा, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देगा, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फॉर्म और अमाउंट ले जाके डिपॉजिट कर देंगे। बस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो देखो ये कितना सिंपल है, ना किसी बैंक को अपना एजेंट बनाना है, ना कोई ब्रोकर, दलाल, अंडरराइटर ये सबको हायर करना है, कमीशन देना है, ना प्रोस्पेक्टस बनाना है। बस नॉर्मल एडवर्टीजमेंट दो न्यूज़पेपर में कि हम पैसा बुलवाना चाहते हैं, ये अकाउंट में पैसा जमा कर दो, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो पैसा जमा कर देंगे। ठीक है, इसका मीनिंग लिख लेते हैं, क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट।
अभी लास्ट हम लोग लीगल एक्शन तक लिख लिए थे, यहाँ तक हो गया था ना लीगल एक्शन, पक्का ना? हाँ कॉपी यही मेरे को दिख नहीं रहा है। वाह वाह, हाँ बोलो बोलो, लास्ट यही हुआ था लीगल एक्शन, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट, इसको मीडियम टर्म फाइनेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है? 3 साल तक। मिनिमम तो 6 महीना भी जा सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 साल। अगर 1 साल से 5 साल के अंदर है तो मीडियम टर्म ही बोलते हैं। तो लिखो ये क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, इट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। अनसिक्योर्ड का मतलब याद रखना है, बदले में कोई असेट नहीं मिलता। इट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा बुलवाया जाता है। इट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक। इट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक। अगला, अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट, अगला पॉइंट है ये, अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो जिनको भी पब्लिक डिपॉजिट से पैसा बुलवाना है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। एनी मेंबर ऑफ पब्लिक, पब्लिक में कोई भी, कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म को फिल करे, एंड डिपॉजिट द मनी विद द कंपनी, और कंपनी के पास जाके जमा कर दे पैसा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। कंपनी जिनको भी पैसा उठाना है न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे दे कि हमें पैसा चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो फॉर्म को फिल करेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा, बस आ गया कंपनी में पैसा। इसको सेबी रेगुलेट करता है या आरबीआई? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। तो अगला पॉइंट लिख लो, इट इज़ रेगुलेटेड बाई आरबीआई। सेबी इसको इसलिए रेगुलेट नहीं करता क्योंकि ये कोई स्टॉक नहीं है। अगर ये स्टॉक रहता, जैसे इक्विटी शेयर होता, प्रेफरेंस शेयर होता, तब इसको सेबी रेगुलेट करता। ये बस नॉर्मल पैसा बुलवा रहे हैं, वो भी अननोन व्यक्ति का, इसीलिए आरबीआई बस इंटरफेयर कर रहा है। अब अगला लिखो इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर अनसिक्योर्ड। क्या मतलब था अनसिक्योर्ड का? गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। फीचर सबसे पहला अनसिक्योर्ड। कंपनी मॉर्टेज, मॉर्टेज का मतलब भी गिरवी रखना ही होता है। कंपनी मॉर्टेज नो असेट्स, कंपनी मॉर्टेज नो असेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट। बस पब्लिक से पैसा ले रहा है और उनको बोल रहे हैं मार्केट में अगर तुम किसी को पैसा देते तो 10% ब्याज मिलता, हम 15% ब्याज दे रहे हैं, तो बस 5% ब्याज ज़्यादा दे रहा है। इसके अलावा कोई असेट वगैरह गिरवी नहीं रख रहा। कंपनी मॉर्टेज नो असेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट। ब्रैकेट में लिख लो, कंपनी पब्लिक डिपॉजिट में कोई भी असेट गिरवी नहीं देती है। कंपनी जब भी पब्लिक डिपॉजिट मंगाती है तो कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखता है। कंपनी मॉर्टेज नो असेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट। सेकेंड है फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। पैसा आता ही बहुत कम है तो कंपनी कोई फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद पाता है। जैसे तैसे रेंट वगैरह कुछ पे करना है तो वो कर देगा, कुछ करेंट एसेट खरीदना है तो वो कर देंगे, क्योंकि पैसे ही कम आता है इसमें। द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज्ड बाय कंपनी, इज जनरली यूज्ड बाय कंपनी for meeting requirements of working capital. The amount raised from public deposit is generally used by company for meeting the requirements of working capital. क्योंकि पैसा इतना आता ही नहीं कि बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का असेट खरीदा जा सके, तो इसी वजह से वो छोटा मोटा जो वर्किंग कैपिटल है उसी को निपटा देते हैं। इसका टाइम पीरियड लिखो, 6 महीने से लेके 3 साल तक। मतलब ये शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं और इसको मीडियम टर्म भी बोल सकते हैं। टाइम पीरियड 6 महीने से लेके 3 साल तक, तो देयरफॉर ये शॉर्ट टर्म भी है और ये मीडियम टर्म भी है। मतलब मिनिमम 6 महीने के अंदर वापस करना है पैसा और मैक्सिमम 3 साल के अंदर वापस करना है। अगर 3 साल के बाद वापस कर रहे हो तो वो इलीगल मान लिया जाएगा।
मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 3 इयर्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं मीडियम टर्म। अनसिक्योर्ड है, फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल है, टाइम पीरियड। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है या सिंपल प्रोसीजर है? सिंपल प्रोसीजर है। अगला लिखो सिंपल, बचा था, बचा तो जल्दी जल्दी लिखो इसको। टाइम पीरियड 6 महीने से लेके 3 साल तक। अगला लिखो सिंपल प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है पैसा उठाने का। सिंपल प्रोसीजर टू रेज मनी बस लिख लो। इसके ना मैं अंदर का कंटेंट नहीं लिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम है अभी जो हम लोग मीनिंग लिखे थे, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। पब्लिक डिपॉजिट इज अ सिंपल टू रेज। अ कंपनी सिंपली हैज़ टू प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन डिपॉजिट द मनी विद द कंपनी बाय फिलिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो जो हम लोग यहाँ मीनिंग लिखे थे ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस वह हेडिंग डाल के छोड़ दो, सिंपल प्रोसीजर टू रेज मनी। अगला इकोनॉमिकल, ये प्रोसीजर बहुत सस्ता है। ये प्रोसीजर बहुत सस्ता है क्योंकि इसमें कोई एजेंट बनाने का ज़रूरत नहीं, कोई सेबी का अप्रूवल नहीं, कोई आरओसी को बताने का झंझट नहीं, प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना, तो पैसा इससे बहुत बच जाता है। कमीशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। पब्लिक डिपॉजिट में बहुत कम पैसा लगता है। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। अगला, कंपनीज डोंट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटर कमीशन। कंपनी को ये कमीशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। कंपनी डज नॉट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटर्स कमीशन। और लास्ट लिख लो, इसमें पैसा बहुत कम आता है, लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड अमाउंट, पैसा आता ही कम है। रीज़न बीइंग, शेयर होल्डर बोलते हैं असेट तो मिल नहीं रहा है बदले में, तो कल को हमारा पैसा डूब भी सकता है और बदले में कोई रिकवरी के लिए असेट भी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए लोग पैसे ही बहुत कम भेजते हैं। ये 25% का क्राइटेरिया वगैरह है, वो सब याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है, बाकी इसका हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा। एक बार मैं पब्लिक डिपॉजिट को दोबारा से बता दूँ। पब्लिक डिपॉजिट बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आरबीआई का अप्रूवल लो, एडवर्टीजमेंट दो और न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म और पैसा एक साथ जाके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे, बस इस तरीके से पैसा आ जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अनसिक्योर्ड है, कोई बदले में असेट नहीं मिलता। फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है, तो फिक्स्ड असेट तो नहीं खरीद पाते हैं, इसीलिए बस वर्किंग कैपिटल ही चलता है। टाइम पीरियड मिनिमम 6 महीने का है, मैक्स टू मैक्स 3 साल का है, तो इसको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। और इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता पड़ता है, कोई एजेंट को कमीशन नहीं देना, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना और पैसा बहुत कम आता है। बस इतना से इसके फीचर्स है। अब एनसीईआरटी में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा है, तो उसको लिख लेते हैं। लिखो एडवांटेज। एडवांटेज ये ट्रेड क्रेडिट है ना, हाँ। पब्लिक डिपॉजिट का एडवांटेज, सबसे पहला प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एडवर्टीजमेंट दो, पब्लिक इंटरेस्टेड है, पैसा दे देगा। प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल। सेकेंड, पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट करने से कंपनी को कोई भी सामान गिरवी नहीं देना पड़ता, तो गिरवी कोई चार्ज बोला गया है। तो ये भी एक फ़ायदा ही हुआ ना कि कंपनी का असेट पूरा महफूज है, सेफ है, वो कहीं भी बाहर नहीं जा रहा। पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो इसके ये 2 फ़ायदे। सबसे पहला, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और दूसरा, यहाँ पे चार्ज का मतलब है गिरवी, तो पब्लिक डिपॉजिट में कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी बिल्कुल सेफ फील करता है।
अगला लिखो इसका डिसएडवांटेज, बचा है ये 2 एडवांटेज इसका। सबसे पहला, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और दूसरा लिखा हुआ है पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज, चार्ज का मतलब गिरवी। तो पब्लिक डिपॉजिट में कोई भी सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता है, तो कंपनी बहुत सेफ फील करता है, उसका एसेट सेफ है पूरा। हो गया, बचा है, हो गया ना। अगला लिखो डिसएडवांटेज, 2 नुकसान है। सबसे पहले नई कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, नई कंपनी का ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, गुडविल कोई होता ही नहीं है, तो फिर पब्लिक उसको क्यों ट्रस्ट करके पैसा देगा। तो नई कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट इशू नहीं करना चाहिए, पब्लिक उनको पैसा नहीं देता। न्यू कंपनी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, न्यू कंपनी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि नई कंपनी में ट्रस्ट उतना बिल्ड नहीं हो पाता है, तो पब्लिक अपना इतना हार्ड अर्न मनी कैसे किसी और को दे दे बिना ट्रस्ट के। न्यू कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। बताओ पब्लिक डिपॉजिट में ज़्यादा पैसा आता है कि कम पैसा आता है? कम पैसा आता है, तो इसीलिए लिखा है अगर ज़्यादा पैसा मंगाना है तो पब्लिक डिपॉजिट सूटेबल नहीं है। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ज़्यादा मंगाना है तो इक्विटी शेयर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, लोन इशू करो। त्रिवेणी है क्या? कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट, त्रिवेणी इतना जल्दी आ गई, थोड़ा देर लेट होती तो डायरेक्ट 12th के बैच में एंट्री मारती, कम बैक। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज। अगर पैसा बहुत ज़्यादा मंगाना है तो पब्लिक डिपॉजिट सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट से बहुत कम पैसा आता है। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज। अगर कम पैसा मंगाना है तो पब्लिक डिपॉजिट से मंगा लो, ज़्यादा मंगाना है तो पब्लिक डिपॉजिट फिर सूटेबल नहीं है। तो इसके 2 नुकसान हैं, नई कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि उनका कोई गुडविल नहीं होता, तो उनको पब्लिक ट्रस्ट करके पैसा भी नहीं देता। और दूसरा, अगर ज़्यादा पैसा मंगाना है तो पब्लिक डिपॉजिट सही नहीं है, अगर कम मंगाना है तो पब्लिक डिपॉजिट से मंगा लो। हो गया इतना? जल्दी जल्दी लिख लो। बोरोड फंड में हम लोग 2 पढ़ लिए, क्या 2? एक पब्लिक डिपॉजिट, इससे पहले ट्रेड क्रेडिट, ये 2 हम लोग पढ़ लिए। ओनर्स फंड में 3 पढ़ लिए, क्या 3? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। ये अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फिर अकाउंट स्टार्ट करेंगे। हाँ वो कर लेंगे, वो तो इजी है। हाँ डेप्रीसिएशन कर लेते हैं, वो बेस्ट है। एक को ऐसा करना है, वो वाले बैच वाले बोल रहे थे इको करेंगे करके। हाँ सिंपल SLM है, WDV में झंझट, फिर वो प्रोविज़न के साथ आने से और ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ तो फिर प्रॉफिट लॉस बेचो, आता है ना, क्या बोलेंगे, क्या क्या। हाँ नहीं मेन क्या होगा, अभी जितना भी चैप्टर है थोड़ा लेंदी वाले है, तो हम लोग अकाउंट्स में थोड़े पीछे हो जाएंगे। तो अभी मैं चाह रहा हूँ या तो इको का एक चैप्टर या तो एक अकाउंट्स का कुछ एक उठाना। इको अकाउंट्स, क्योंकि बाकी तो तुम कुछ उठा नहीं पा रहे, ना टेस्ट का लोड ना किसी और चीज़ का, इको ही उठा लेंगे, उसमें क्या है। नहीं यही मैटर था ना। कल ही तो रात में 7 बजे फ्री हुआ हूँ मैं, इसीलिए मैं बोला। हाँ तो इसीलिए बैठे थे ना सब, फिर इन लोग जाने बोले। नहीं हो गया बस, अब रिकॉर्डेड और इस महीने के बाद खत्म। नेगेटिव वाइब्स ऊपर, बहुत ऊपर। देखो पब्लिक डिपॉजिट हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, लीज फाइनेंसिंग। ये डिबेंचर वगैरह थोड़ा बड़ा टॉपिक है। हेडिंग लिखो लीज फाइनेंसिंग। लीज
फाइनेंसिंग। इसको थर्ड नंबर दे दो। नहीं, डिबेंचर अभी नहीं करा रहा, ये इसके बात कर रहा हूँ। डिबेंचर ना थोड़ा लेंदी वाला टॉपिक है। वो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में जितना टाइम लगाना वो डिबेंचर में भी 1 दिन के आसपास, मतलब 1 क्लास लगेगा। ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग पे आते हैं। लीज फाइनेंसिंग होता क्या, इसको समझते हैं। देखो, लीज फाइनेंसिंग में ना ध्यान से सुनो, इससे क्वेश्चन आ जाता है। पूनम गांधी में टॉपिक नहीं दिया है, बाकी ये एनसीईआरटी में है और इससे आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह ये आ सकता है। लीज फाइनेंसिंग के अंदर 2 पार्टी होता है। जो असेट का ओनर होता है, मालिक जो होता है, उसको बोलते हैं लेसर, और जो उस सामान को यूज़ करेगा उसको बोलते हैं लेसी। लस्सी नहीं, लेसी नाम है इसका। तो लेसर का मतलब होता है जो ओनर है, जो उसका मेन ओनर है, मालिक है, उसको बोलते हैं लेसर, और जो उस असेट को यूज़ करेगा उसको बोलते हैं लेसी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मेरे पास 1 हफ्ते तक ये टैबलेट ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ था, इसका कोई यूज़ नहीं था। तो फॉर एग्जांपल लता बोली कि भैया मेरे को ये टैबलेट चाहिए 1 हफ्ते के लिए। मैं उसको बोला ठीक है, हम दोनों के बीच में अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ज़्यादा नहीं 5,000 रुपये दे दे और ये टैबलेट ले जा अभी थोड़े दिन के लिए। तो मैं इसको 5,000 रुपये में टैबलेट दे दिया। अब थोड़ा सोच के बताओ, जब मैं लता को टैबलेट दिया 1 हफ्ते का यूज़ करने के लिए, ओनर कौन रहेगा, लेसर या लेसी? लेसी, लेसर। अभी वो 1 हफ्ता चल रहा है, अभी वो लता का जो 1 हफ्ते का मैं टाइम, चलो 1 हफ्ता नहीं 1 महीने का टाइम दिया हूँ कि 1 महीने तक वो जो टैबलेट है वो यूज़ करना है। तो मैं बोल रहा हूँ जब ये 1 महीने का ड्यूरेशन चल रहा है, तब लता ओनर रहेगी या मैं ओनर रहूँगा? मैं, लता, लेसी ओनर। समृद्धि क्या बोलती है? जब मैं लता को हाँ समृद्धि, लता को मैं टैबलेट दे दिया हूँ 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए जो ओनर है वो कौन है? लेसी, लता। मैं लेसर, मैं लेसर हूँ, लता लेसी है। इसका करेक्ट आंसर है, ये अग्रीमेंट जब तक चलता है तब भी ओनर लेसर ही रहता है। लेसी कभी ओनर बनता ही नहीं है। लेसी कब ओनर बन सकती है पता है? जब वो मेरे को टैबलेट का कीमत दी और पूरा टैबलेट ही खरीद के ले गई, तब फिर वो लेसी ओनर बन जाएगी। लेकिन जब तक वो लेसी के पास है तब भी ओनर मैं ही रहूँगा। मैं उसको बोला हूँ कि देख ये वाला फाइल ओपन मत करना, तो उसको नहीं करना पड़ेगा। मैं बोला हूँ ये ज़्यादा डाउनलोड मत कर देना, वो रैम रोम पूरा ख़राब हो जाएगा, उसका लोड नहीं ले पाएगा, तो उसको नहीं करना है। मतलब मैं जो कंडीशन बोला हूँ फुलफिल करना है उसको। मैं बोला हूँ टूटना नहीं है, स्क्रीन में वो पढ़ना नहीं है, डेंट वगैरह कुछ नहीं आना है, ये सब। डेंट नहीं ना, डेंट तो गाड़ी में आता है, स्क्रैच। तो स्क्रीन में स्क्रैच वगैरह नहीं आने, ये मैं बोला हूँ। तो जो मैं बोला हूँ फुलफिल होना है। अगर मान लो लता ओनर रहती तो मेरा बात क्यों मानती? लता बोलती मैं ओनर हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं बाहर जाऊँ, इधर करूँ, वो करूँ, आपको क्या, काम खत्म भाई। तो ओनर जो है वो मैं ही ओनर रहूँगा, चाहे वो अग्रीमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, ओनर मैं ही रहूँगा। लता पूरा टैबलेट का पैसा दे के अगर मेरे से खरीद ली, तब लेसी फिर ओनर बन जाएगी, फिर वो मेरा नहीं सुनेगी, मैं जो बोला हूँ टर्म्स एंड कंडीशन क्यों फुलफिल करेगी जब एक बार पूरा पैसा का पेमेंट हो गया। तो देखो ये क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग। इसमें 2 पार्टी होते हैं। पहला पार्टी का क्या नाम है? लेसर, और जिसको यूज़ करने दिया उसको क्या बोलते हैं? लेसी। लेसर अपना असेट देता है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के लिए। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देता है? नहीं, बदले में पेमेंट ले रहा है। तो बदले में मान लो 3,000, 5,000, 2,000 ऐसा कुछ रेंट का ले रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो टेंट हाउस वाले टेंट वगैरह लगा के देते हैं, ये भी लीज फाइनेंसिंग है? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। जो टेंट वाले, मान लो शादी है तो टेंट वाले आए, पूरा टेंट 10 दिन का लगा के गए, वो पूरा जो भी सोफ़ा वोफा रहता है दूल्हा दुल्हन बैठने के लिए वो सब लगा के गए, क्या मैं इसको लीज फाइनेंसिंग बोल सकता हूँ? हाँ। जो टेंट का ओनर कौन है? दूल्हा दुल्हन ओनर है या वही टेंट हाउस वाले ओनर है? टेंट हाउस वाले ही ओनर है। 10 दिन बाद वो आएंगे, लेके जाएंगे, पैसा लेंगे, जो भी पैसा हुआ है वो सब वापस हो जाएगा, मतलब वो जो भी सामान है वो वापस कर दिया जाएगा। तो वो भी लीज फाइनेंसिंग ही है। तो लीज फाइनेंसिंग का यही मतलब होता है, जो टेंट हाउस वाला ये सब है वही है। तो लेसर एक पार्टी होता है, लेसी एक पार्टी होता है। लेसर अपना असेट देता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के लिए, लेसी बदले में उस पैसे को यूज़ करता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? होता है। कॉन्ट्रैक्ट होना भी चाहिए हर चीज़ में। कब किसका नियत बदल जाए कोई पता नहीं। मान लो टेंट हाउस वालों का नियत बदल जाए, मान लो दूल्हा दुल्हन का नियत बदल जाए। मैं तुम लोग को एक बार बताया था, याद है कि रेंट का जो अग्रीमेंट बनता है वो 11 महीने का बनता है? नहीं बताया था? बताया हूँ, मैं एक बार फिर बताता हूँ।
जब भी ना तुम्हारे पेरेंट्स अगर मान लो किसी को रेंट उंट में दे रहे हैं घर उर, तो उनको बोलना याद से अग्रीमेंट बना लेने। रेंट का जो अग्रीमेंट बनता है ना वो हमेशा 11 महीने का बनता है। रीज़न बीइंग कानून, एक हाउस प्रॉपर्टी करके ये वाला कानून है इनकम टैक्स का, हाउस प्रॉपर्टी, इसमें ये बात बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी बंदा किसी दूसरे के घर में रेंट में रह रहा है और वो 12 साल रह गया, जैसे उसका 12 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ तो उसके पास आ जाता है टेनेंसी राइट, मतलब मालिकाना हक आ जाता है। अब अगर उस घर से मैं उसको हटाऊंगा, मान लो मैं मालिक था और मैं उसको रहने दिया, 12 साल तक वो रहा है, मैं कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं बनाया और वो 12 साल तक रह लिया, अब मैं उसको हटने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं अबे घर में मेरे कोई रिलेटिव रहेंगे, तू अब हट जा, तो मेरे को बोलेगा मेरे को पैसा दो तब मैं हटूंगा। और मैं अगर कल को केस भी कर दूं तो भी पुलिस वाला यही बोलेगा आपको पैसा देना पड़ेगा। भले वो 2 ही रूम था, लेकिन अगर उसका 5 लाख भी मांगेगा ना मेरे को देना पड़ेगा, जबकि उसका वो घर भी नहीं है, लेकिन 12 साल रह गया तो उसको टेनेंसी राइट मिल जाता है। इसीलिए अपने पेरेंट्स को बोलना कि अग्रीमेंट बनाने। अग्रीमेंट हमेशा कितने महीने का बनता है पता है? 11 महीने का, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। अगर अग्रीमेंट ही 11 महीने का बन रहा है, मान लो जनवरी में चालू हुआ तो ये अग्रीमेंट कब तक चलेगा? नवंबर तक। क्या हम लोग 1 साल कंप्लीट होने दे रहे हैं? नहीं। तो क्या कभी भी 12 साल कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। सोचो कितना दिमाग वाला प्रोसीजर है, कभी भी 12 साल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कितना 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो इसीलिए जो भी रेंटल अग्रीमेंट बनता है ना वो 11 महीने का ही बनता है। तो सोचो इसमें भी कितना दिमाग लगाया गया है। नहीं तो 12 साल बाद वो टेनेंसी राइट आ जाएगा, फिर हटा के देख लो पूरा अपना एड़ी चोटी का दम लगा देगा, हटेगा ही नहीं वहाँ से। तो इसीलिए बहुत खतरनाक होता है। तो हर जगह में कोशिश करना है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन सके वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना लो, एटलीस्ट पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, यही पॉइंट है। तो दोनों के बीच में पूरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो लेसर होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि इतने दिन के लिए एसेट में दे रहा हूँ, फिर ये टूटना नहीं है, फूटना नहीं है, इसमें ये ओपन नहीं होना है, वो ओपन नहीं होना है, ये डाउनलोड नहीं होना है, प्रोसेसर हैंग, ये स्लो नहीं होना है, हैंग नहीं होना है, ये अलग अलग पूरा लिख के देगा। दोनों पार्टी यहाँ प्रॉपरली साइन भी करेंगे, तब जाके ये पूरा प्रॉपर अग्रीमेंट होता है। आया समझ में लीज फाइनेंसिंग? अब थोड़ा ध्यान से सुनो। अब तक तो हम लोग नॉर्मल, मैं और लता का ही बात कर रहे थे, एक नॉर्मल इंडिविजुअल। कंपनी का क्या रिलेशन? अगर याद हो तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें कोई इंडिविजुअल की तो बात हम कर भी नहीं रहे, हम लोग कंपनी के एंगल से पढ़ रहे हैं। तो कंपनी को ये लीज फाइनेंसिंग कहाँ ज़रूरत पड़ेगा? हाँ बोलो बोलो, कंपनी कब करता होगा लीज फाइनेंसिंग वगैरह? रिसर्च थोड़ा सही, फिक्स्ड एसेट हमेशा के लिए चाहिए होगा तो सही है, ऑलमोस्ट 80% सही है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरे कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंस्ट्रक्शन का। नॉर्मली मेरा कंपनी उतना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अच्छा खासा पैसा वाला। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 ही महीना चलने वाला है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब जो भी ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो 3 महीना चलने वाला है। कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा मशीन लगता है, वो सीमेंट घुमाने वाला, फिर और भी XYZ, जितना बड़ा बिल्डिंग है उसमें वो पूरा सामान ऊपर ले जाने तक का बहुत मशीन लगेगा। अब बताओ बस 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को इसको परचेज करना बेटर है या लीज फाइनेंसिंग करना बेटर है? लीज फाइनेंसिंग। बस मैं बोलूँगा कि मेरे को किराए में थोड़ा दिन के लिए सामान दे दो, जैसे 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा मैं 3 महीने का पेमेंट कर दूंगा और सामान उसको वापस कर दूंगा। तो बताओ बेटर है कि नहीं है बेटर। वहीं खरीदना चाहते तो 3 महीने का प्रॉफिट के लिए हम लोग कितना करोड़ों रुपए का सामान खरीद लिए होते। तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ सामान लेना जो ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं है, बहुत ही कम ड्यूरेशन का है कि 3 महीना 2 महीना 5 महीना, तो ये बेटर है कि हम लोग खरीदना छोड़ के लीज फाइनेंसिंग कर ले, क्योंकि खरीदने में ज़्यादा पैसा जाता है। इससे बेटर है लीज फाइनेंसिंग कर लो। जैसे बाहर जगह पता है, जैसे यहाँ टेंट हाउस है ना, बाहर के जगह में तो घर का एक एक सामान लीज में मिलता है। कोई रिलेटिव आ रहे हैं, रिलेटिव को हम लोग को वो दिखाना है, एकदम मस्त झालर लगा के दिखाना है, तो छोटा सा घर में झालर हो गया, कुछ लैंप हो गया, टेबल हो गया, ये सब कुछ रेंट में मिलता है। तो हम लोग बस रिलेटिव को ला लिए और सुनियों के जैसा दिखा दिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा है घर में, वैसा ऐसा है। जैसे रिलेटिव गए वो सामान भी वापस गया, रेंट का पैसा उसा लीज जो भी है वापस कर दिए, काम खत्म। तो बाहर के जगह में बहुत चलता है ये सब। तो लीज अग्रीमेंट हर कहीं होता है, जहाँ भी हम दूसरे का सामान यूज़ कर रहे हैं वही ओनर रहेगा। वो पीरियड 1 महीने का ड्यूरेशन, 10 दिन का ड्यूरेशन, 7 दिन का ड्यूरेशन, ओनर वही लेसर ही रहेगा। बस जिस दिन लेसी पूरा पैसा दे के सामान खरीद ली, उस दिन नेक्स्ट उसके बाद से फिर लेसी ओनर बन जाएगी। बोलो ये पॉइंट आया समझ में? लेसर और लेसी, बस इतना ही सा टॉपिक है ये, इसको लिख लेते हैं। लिखो इसका मीनिंग, लीज फाइनेंसिंग। अ लीज इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट वेयर बाई वन पार्टी, अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट
वेयर बाई वन पार्टी ब्रैकेट में द ओनर of asset grants the other party the right to use the asset. लीज क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट मतलब पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है स्टैम्प पेपर में कि ये इतने दिन में वापस करना है, ऐसे करना है, ये कंडीशन में होना चाहिए. और वो ग्रांट करता है, मतलब अधिकार देता है दूसरे पार्टी को कि वो उसका एसेट यूज़ करे और इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट. फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात नहीं चल रही है, बदले में कुछ ना कुछ तो पैसा लिया जाएगा. जो बदले में पैसा लिया जाता है ना, उसको बोलते हैं लीज रेंटल. A lease is a contractual agreement whereby one party, मतलब the owner of the asset, grant the other party the right to use asset in return for a periodic payment. बदले में एक पीरियोडिक पेमेंट करना रहता है जिसको लीज रेंटल बोलते हैं. लीज रेंटल. अगला पॉइंट लिखो. इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेंटिंग ऑफ असेट. इन अदर वर्ड्स इट इज एन क्या था? इट इज़ अ रेंटिंग ऑफ एन असेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड. तो अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो किसी को रेंट में देना सामान, वो यही है जो टेंट हाउस वाले करते हैं. बेसिकली वो लीज फाइनेंसिंग ही करते हैं. इट इज़ अ रेंटिंग ऑफ एन असेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड. जो सामान का ओनर रहता है उसको क्या बोलते हैं? लेसर. और जो यूज़ कर रहा है उसको लेसी. तो अगला पॉइंट, द ओनर ऑफ द असेट इज कॉल्ड लेसर वाइल द पार्टी यूजेस द असेट इज नोन एज लेसी. ये टॉपिक पूनम गांधी में नहीं है, उसमें नहीं मिलेगा, बट ये एनसीईआरटी में दिया है और आता है इससे क्वेश्चन. द ओनर ऑफ द असेट इज कॉल्ड लेसर. जो मालिक है उसको लेसर बोलेंगे. वाइल द पार्टी दैट यूजेस द असेट इज नोन एज लेसी. while the party that uses the asset is known as lessee. दोनों के बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया रहता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि कब तक यूज़ करेंगे, कितने में वापस करना है, सामान डैमेज नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ. अब इसमें एक डायग्राम बना लो तो आइडिया रहेगा रिवीजन करते टाइम. एक होगा लेसर और एक लेसी. लेसर जो होता है वो ओनर रहता है और लेसी जो होती है वो यूज़ करती है एसेट. बदले में एक पेमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं लीज रेंटल. और यहाँ पे वो दे रहा है असेट. ठीक है, तो बस यही देख के समझ आ जाएगा. और इनके बीच में प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया रहता है, दोनों पार्टी का साइन. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखते हैं. लिखो इसके एडवांटेज. सबसे पहला, इट एनेबल द लेसी टू अक्वायर द असेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट. बहुत कम पैसे में असेट आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा है. वहीं अगर ख़रीदने जाएंगे 3 महीने का कंस्ट्रक्शन के लिए तो कितना ही लाख में आ जाएगा, करोड़ों में पहुंच जाएगा. इससे बेटर है कि रेंट में ले लो. जैसे शादी करना है तो ऐसा तो नहीं कि हर दूसरे दिन शादी कर रहे हैं, तो कभी का मतलब कभी एक बार करेंगे. तो इससे बेटर है पूरा टेंट का सामान खरीदने से अच्छा रेंट पे लाके और डेकोरेट कर लो, पैसा दे दो, काम ख़त्म.
इट एनेबल्स द लेसी टू अक्वायर द असेट विद अ लोअर इन्वेस्टमेंट, बहुत कम रुपए में असेट आ जाता है। सेकेंड, बहुत ही कम फॉर्मेलिटी लगता है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट ईजियर टू फाइनेंस असेट, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट ईजियर टू फाइनेंस असेट। वो जो कंपनी था वो 3 महीने का उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वो असेट मन खरीद लिया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। बताओ जिन कंपनी से वो असेट खरीदा है, क्या वो कंपनी को अपना कंपनी का कंट्रोल देगा क्या? मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये कंपनी है जिसके पास कंस्ट्रक्शन का सामान था, तो ऐसे बना के बता रहा हूँ। ये कंपनी है जिसके पास कंस्ट्रक्शन का सामान था और ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो ये यूज़ करना चाहता था। जो यूज़ करना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? लेसी। और जिसके पास सामान है उसको क्या बोलते हैं? लेसर। अब मान लो लेसी इसको सामान दे दिया, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान होता है वो सब दे दिया। अब जब इसको बहुत सारा सामान मिल गया, अरे सॉरी मैं इस बार इधर बना दिया ना, इस बार थोड़ा पार्टी चेंज हो गए। इधर लेसर जो है वो लेसी को सामान दे दिया और लेसी वो सामान को यूज़ करेगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, लेसी, अब मान लो मेरा कंपनी लेसी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 3 महीने का, तो वो लेसर के पास से सामान खरीद लिया, रेंट में ले लिया। जिससे मैं सामान लिया हूँ, क्या उसको मैं कंपनी का परसेंटेज दूंगा? नहीं, उसको बदले में बस लीज रेंटल दूंगा। क्या उसको कंपनी का कोई कंट्रोल मिलेगा? वोटिंग राइट नहीं, उसको कोई वोटिंग राइट वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, जब कोई दूसरे से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, मतलब रेंट में ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो कंपनी का कंट्रोल है, क्या कंट्रोल हमारा कम होगा? नहीं, उसका बात हम नहीं सुनेंगे, वो बस पैसा लेगा जाएगा। वो हमारे कंपनी का कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये कोई भी हमारा कंट्रोल कम नहीं होता। जब कंपनी की बात करते हैं ना, कंपनी में मान लो 100% स्टेक मेरा है और मेरा 10% स्टेक में किसी को सेल कर दिया, तो बोलेंगे 10% डाइल्यूट हो गया कंपनी का। ये कोई केमिस्ट्री का डाइल्यूशन प्रोसेस नहीं बात हो रही है। डाइल्यूशन का यहाँ पे मतलब है कम हो जाना, कि जब किसी कंपनी का परसेंटेज वगैरह कम हो जाता है, मेरे पास 90% है और 10% किसी और को दे दिया, तो मैं ये बोलूँगा मैं अपनी कंपनी का 10% डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब होता है अपना स्टेक को कम कर देना, 10% डाइल्यूशन, 20% डाइल्यूशन, ऐसा, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो बताओ लीज अग्रीमेंट में क्या डाइल्यूशन होता है कंपनी का? नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं होता, बस हम असेट यूज़ कर रहे हैं, बदले में उसको पेमेंट कर देंगे। तो इसका एक और लिखो एडवांटेज, इट प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप। डाइल्यूटिंग का मतलब कम, इससे कोई कमी वगैरह नहीं होगा। इट प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस वैसे ही चलता जाएगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई हमें परसेंटेज बांटने की ज़रूरत नहीं है, कोई वोटिंग राइट देने की ज़रूरत नहीं है। इट प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल। अब इसके डिसएडवांटेजेस बताओ, क्या लता अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है लीज अग्रीमेंट में? बिल्कुल भी नहीं। जैसा लेसर बोला उसके हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। परचेज कर लिया सेट, फिर उधर लता का पॉइंट है उसको कैसे यूज़ करना है क्या नहीं। जब तक परचेज नहीं हुआ तब तक लेसर का बात सुनना पड़ेगा। तो इसका डिसएडवांटेज लिखो, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ असेट। पहला ये है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ असेट। ये रिस्ट्रिक्शन मिलेगा कि इसमें ये डाउनलोड नहीं होगा, वो फाइल ओपन नहीं होगा, ये ओपन नहीं होना है, वो डाउनलोड नहीं होना है, ऐसे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ असेट। और बताओ, क्या लेसी को कभी कंट्रोल मिलेगा नॉर्मल सिचुएशन में? नहीं, वो खरीद ली तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली नहीं मिलता। तो एक और इसका डिसएडवांटेज, द लेसी नेवर बिकम द ओनर ऑफ द असेट। भले 1 महीने का ड्यूरेशन चल रहा हो, 1 हफ्ते का ड्यूरेशन, 1 दिन का चल रहा हो, लेकिन वो लेसी का भी ओनर नहीं बन पाती। खरीद ली असेट तब अलग बात है। द लेसी नेवर बिकम द ओनर ऑफ द असेट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आया था 2-3 साल पहले। मान लो ये है लेसर, मैं टैबलेट यूज़ करने के लिए 1 हफ्ता के लिए, एक हफ्ता नहीं, 1 मंथ मान लेते हैं, 1 मंथ के लिए मैं लेसी को यूज़ करने दे दिया असेट। 1 मंथ के लिए, ठीक है। मान लो ये है लता,
और लता क्या करी, उसकी कोई फ्रेंड है जमुना, उसको वो एसेट यूज़ करने दे दी। अभी वो 1 मंथ का ड्यूरेशन ख़त्म नहीं हुआ था, 1 मंथ अभी भी चल रहा है। तो लता उसको 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर, मान लो 10 ही दिन अभी तक हुआ था, 10 दिन के अंदर उसको यूज़ करने दे दी। मेरे को ये बात का पता चला तो जाकर मैं जमुना के पास से क्या लिया वो यमुना हाँ, जो टैबलेट है वो मैं जमुना के पास से जाके वो टैबलेट ले लिया। बताओ क्या ये वैलिड है? सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के। मैं एक बार प्रोसेस को वापस से समझा रहा हूँ। ये मैं लेसर, मेरे साथ अग्रीमेंट हुआ था लता का, लेसी का, कि 1 महीने तक वो टैबलेट यूज़ करेगी। 10 दिन बाद यूज़ करने के बाद उसकी कोई फ्रेंड है जमुना, उसको वो दे दी। मेरे को पता चला कि जमुना को मिला है। मैं जमुना का यमुना नहीं वो नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा नहीं वो थोड़ा गलत सेंस में चला जाएगा। मैं जमुना के पास जाके टैबलेट निकाल मैं जमुना के पास जाके टैबलेट लेने गया, उसके पास से मैं टैबलेट ले लूँ ऐसा, और मैं जाके लेके आ गया। क्या मैं वैलिड किया हूँ? पक्का? हाँ, अग्रीमेंट लेसी के साथ हुआ, लेकिन जमुना यूज़ कर रही है। लेसी का जिम्मेदारी है, मतलब लेसी किसी को भी दे सकती हो 30 दिन में मतलब दोनों को 2-2 झापड़ मारना है ऐसा नहीं भाई, कानून हाथ में नहीं लेना है। हाँ, नम्रता का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, मतलब वो, मतलब मैं गलत किया, इनवैलिड है ऐसा। त्रिवेणी का कहाँ कोई फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट हैं? एग्रीमेंट में 1 मंथ लिखा है कि 1 मंथ तक यूज़ करेंगे। हाँ हाँ, मोहित का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं वैलिड क्यों, इनवैलिड है? वैलिड आशु वैलिड है। मैं जाके जमुना के लेसी के पास है। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है कि अभी तो पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, 20 दिन है। हाँ, समृद्धि का क्या कहना है? वैलिड है पक्का? लता का वैलिड है। मैं जो सही कर रहा हूँ वो जमुना के पास, हाँ हाँ, वैलिड नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट